नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी आंदोलन को लेकर किसानों की रणनीति की, कृषि मंत्री के बयान से किसानों की बढ़ती नाराजगी की। जानेंगे संसद में आज भी क्यों जारी रहा हंगामा, बुंदेलखंड को लेकर सपा ने क्या बनाई रणनीति। बात करेंगे ममता के कांग्रेस पर निशाने की, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार के फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक लगाने की तैयारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, राजधानी में सभी तरह के निर्माण कार्य पर है रोक। ऐसे में क्यों चल रहा है सेंट्रल विस्टा का काम। दिल्ली सरकार भेजेगी नोटिस, निर्माण कार्य रोकने के देंगे निर्देश। यूपी टेट पेपर लीक में सामने आई एक और बड़ी चूक। अनुभवहीन कंपनी को दिया ठेका, 4 प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए थे पेपर। अब तक इस मामले में 29 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट से चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, चंद्रशेखर की पार्टी को मिले कॉमन सिंबल। यूपी विधानसभा चुनाव में उतरेगी आजाद समाज पार्टी। 2 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में दिखी तेजी। सेंसेक्स 619 अंकों की तेजी के साथ 57,684 और निफ्टी 183 अंकों की उछाल के साथ 17,166 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों की लगभग सभी मांगों को मानने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई है, लेकिन कुछ मांगों पर पेच फंसा हुआ है। सरकार किसान संगठनों से मांग कर रही है कि वो आंदोलन वापस लें और घर लौट जाएं, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि पहले सरकार उनकी पूरी मांगे माने। किसानों के तेवर ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। कृषि कानून वापसी के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति बनाने के लिए किसानों ने 1 दिसंबर यानी आज इमरजेंसी बैठक बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन अब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होने वाली किसानों की बैठक रद्द कर दी गई है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द होने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, बैठक 4 दिसंबर को होनी है। आज की बैठक किसान संगठनों के बीच है। हमारा आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांगे मान ली जाएंगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने अपनी मांगों को दोहराते हुए 50 से 55 हजार मुकदमे जो आंदोलन के दौरान दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। एमएसपी गारंटी कानून बने। जिन किसानों ने जान गंवाई है उन्हें मुआवजा मिले। जो ट्रैक्टर बंद हैं उन्हें ट्रैक्टर दिए जाएं। अब ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हालांकि आज की बैठक को रद्द करने को लेकर किसान नेता दर्शन पाल ने सफाई पेश करते हुए कहा कि आज 32 किसान संगठन और वो लोग जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जाते थे उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से घोषणा हो गई कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। अब पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक 1 बजे होगी। वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा के किसान नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि किसानों को बातचीत से पहले आंदोलन खत्म करने का ऐलान करना होगा। अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। देखना होगा कि किसान क्या फैसला लेते हैं या आगे के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अब किसान सरकार के फैसलों को देखते हुए अपनी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। किसानों का आंदोलन 1 साल से भी अधिक समय से चल रहा है और कब तक चलेगा ये 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा। आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान चली गई। जिन किसानों की जान गई उनके लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। और जब सरकार से संसद में इसे लेकर सवाल किया गया तो क्या कहा कृषि मंत्री ने, देखिए रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मीलों दूर चलकर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन छेड़ा ताकि हक की हुंकार हुजूर के कानों तक जा सके, हुकूमत के सामने हकीकत आ सके। लेकिन हकीकत देखकर भी सरकार अनजान बनती गई, जिसकी वजह से अन्नदाताओं की जान चली गई। मगर सरकार को इसकी क्या फिक्र है। कृषि मंत्री तो किसानों का जिक्र कर कहते हैं कि कहां कब किसने दी जान, हमारे पास नहीं है कोई नाम। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन 700 अन्नदाताओं के परिजनों के आंसुओं को झूठा करार दे दिया जो 1 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुआवजा दो सरकार। लेकिन इन सब के उलट लोकसभा में एक लिखित जवाब में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की जान गंवाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल सरकार से लोकसभा में पूछा गया कि क्या उसके पास कोई डाटा है कि कितने किसानों की आंदोलन के दौरान जान गई है और क्या सरकार आंदोलन के दौरान जान देने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देगी। अगर ऐसा है तो इसकी सरकार विस्तृत जानकारी दे, अगर नहीं है तो सरकार इसकी वजह बताए। इन सवालों के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास किसी भी किसान के जान गंवाने का रिकॉर्ड नहीं है। अब भले ही सरकार
डाटा के बहाने बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि अब हम रिकॉर्ड देंगे ताकि सरकार को पता चल सके। वहीं केंद्र के इस बयान पर कांग्रेस भी भड़क उठी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, जबकि सच्चाई है कि 2020 में 10,677 किसानों ने जान दी। 4,090 किसान वो जिनके खुद के खेत हैं, 639 किसान जो ठेके पर जमीन ले खेती करते थे, 5,097 वो किसान जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। पिछले 7 सालों में 78,303 किसान दम तोड़ चुके हैं। अब किसानों से लेकर कांग्रेस तक ने सरकार के सामने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इन आंकड़ों को झुठलाएगी या फिर सच्चाई कबूल कर हक दिलाएगी। मुआवजे की बात स्वीकार करना तो दूर, सरकार तो यही मानने को तैयार नहीं है कि किसी किसान की जान आंदोलन के दौरान गई, क्योंकि सरकार के पास तो कोई डाटा ही नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इस बयान से हर कोई हैरान है। विपक्ष भी इसे लेकर संसद में मोदी सरकार को घेरने में जुटा है। वैसे संसद में तो मोदी सरकार पहले ही तमाम मुद्दों को लेकर घिरी हुई है। 3 दिन से तो संसद ही नहीं चल पा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन आज भी संसद में काम नहीं हो सका। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आलम यह है कि विपक्षी सांसदों की हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और अपनी कुर्सी से उठ गए। प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के निलंबित 12 विपक्षी सदस्य निलंबन के विरोध में संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और निलंबन रद्द करने की मांग की। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, द्रमुक के TR बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। विपक्षी सांसदों ने वी वांट जस्टिस, निलंबन वापस लो के नारे लगाए। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि 12 सदस्यों का निलंबन रद्द किया जाना चाहिए ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करें और निलंबन रद्द करें, नहीं तो संसद में इसी तरह हंगामा जारी रहेगा। किसानों के आंदोलन का मामला हो या फिर विपक्षी सांसदों के निलंबन का, सरकार का फैसला उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन मोदी सरकार को भी संसद चलाने से ज्यादा चिंता 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की दिखाई दे रही है। लेकिन चुनावों में भी बीजेपी की राह आसान नहीं है, खास तौर पर यूपी में, जहां सपा बड़ी चुनौती बन चुकी है। और आज अखिलेश यादव बुंदेलखंड में थे, तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए रिपोर्ट। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ ही महीनों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा और इसी के चलते सभी पार्टियों ने अपने प्रचार की रफ्तार को और तेज कर दिया है और अब सभी पार्टियां बुंदेलखंड पर फोकस कर रही हैं। हालांकि बुंदेलखंड को बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2012 के बाद से ये समीकरण बदल गए हैं। आज बुंदेलखंड में हाथी की चाल बेहद धीमी हो चुकी है। 2012 में सपा और 2017 में बीजेपी ने बुंदेलखंड में बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी कांग्रेस तो बुंदेलखंड में अपने प्रचार का आगाज कर चुके हैं और अब अखिलेश यादव भी बुंदेलखंड पहुंच गए। अखिलेश यादव ने आज बांदा में अपनी विजय रथ यात्रा निकाली। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनता से सवाल किया कि योगी सरकार चाहिए या योग्य सरकार। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की और लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। अखिलेश ने टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करती है, इसीलिए लीक करती है क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है। हमारे टीईटी, बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, इसीलिए समाजवादी की सरकार लाइए और नौकरी पाइए। ये बुलडोजर वाली सरकार याद रखे कि लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता। लोग इतना वोट का बुलडोजर चलाएंगे कि बीजेपी वाले सोच नहीं पाएंगे।
बुंदेलखंड का सियासी इतिहास देखेंगे तो 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में सभी को पीछे कर सबसे ज्यादा 6 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में सपा का बुंदेलखंड में खाता तक नहीं खुल पाया था। यहां तक कि सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब इस बार बीजेपी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि पीएम ने बुंदेलखंड को अलग राज्य घोषित करने का वादा किया था, लेकिन वो भूल गए हैं। अखिलेश यादव मोदी और योगी सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी की जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है। वैसे ममता का निशाना तो पीएम मोदी की कुर्सी ही है, लेकिन इसके लिए वो पहले कांग्रेस की जगह लेने में जुटी हैं। ममता ने नए गठबंधन के संकेत भी दे दिए हैं। तो क्या यूपीए को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं ममता? देखिए रिपोर्ट। माया नगरी मुंबई के सहारे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब दिल्ली का रास्ता तय करने की कोशिश में जुट गई हैं। मुंबई में ममता बनर्जी लगातार बैठकें कर रही हैं। शिवसेना और एनसीपी नेताओं से तो वो मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं से उन्होंने दूरी बना ली है। आज ममता बनर्जी की मुलाकात एनसीपी चीफ शरद पवार से थी। इससे पहले मंगलवार को वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत से मिली। शरद पवार के साथ हुई मीटिंग में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी और शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातचीत के बारे में बताया। शरद पवार ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। सीधी बात है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ यूपीए नहीं लड़ सकता। यूपीए क्या, अभी यूपीए नहीं है। ममता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई लड़ता नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब वैकल्पिक ताकत की बात होनी चाहिए। ममता ने क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सभी क्षेत्रीय दल एक साथ आते हैं तो फिर भाजपा को हराना आसान होगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुंबई में सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा, इसीलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। अब ममता के कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को हराना मुश्किल है। अब देखना होगा कि ममता की ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। ममता की रणनीति से विपक्ष का मोर्चा ही कमजोर होता दिख रहा है। इसका 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। वैसे इस समय जिस चीज के असर की चिंता सबसे ज्यादा है वो है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। ये वेरिएंट 2 दर्जन से ज्यादा देशों में पहुंच भी चुका है। तो क्या है भारत की ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी? देखिए रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में देश की बड़ी आबादी आ गई थी, जिसमें से करीब 5 लाख लोगों की जान भी चली गई। वैसे ये आंकड़ा सरकार का है, हकीकत में जान गंवाने वालों की संख्या कई गुना अधिक थी। लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं। बाजार, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब कुछ खुल चुका है। देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है, लेकिन राहत के ये चंद दिन जल्द ही बीतने वाले हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है, तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक की रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। दुनिया के 25 देशों में अब तक ये वेरिएंट पहुंच चुका है, जिसके बाद अधिकांश देशों ने अपने यहाँ विदेशी नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन का असर शुरू होने से पहले भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर रोक की समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। DGCA की ओर से बताया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ये फैसला लिया गया है, लेकिन घरेलू उड़ानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। घरेलू उड़ानें पूरी क्षमता के साथ उड़ेंगी। एयर बबल के तहत संचालित की जा रही उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। दरअसल DGCA ने फैसला प्रधानमंत्री की अपील पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। साल का आखिरी महीना आज से शुरू हो गया है, लेकिन आखिरी महीने में भी लोगों को राहत नहीं मिली है, बल्कि महंगाई का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए तक की भारी बढ़त कर दी गई है। हालांकि इस इजाफे से घर के खाने पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन रेस्टोरेंट में खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, यानी बाहर खाना अब महंगा हो जाएगा। दिसंबर के महीने में लोग क्रिसमस और न्यू ईयर पर बाहर के खाने का स्वाद लेते हैं, लेकिन उनका स्वाद
बिगड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपए बढ़ाकर महंगाई का बोझ डाल दिया है। कमर्शियल सिलेंडर में बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपए का हो गया है। नवंबर महीने में कीमत 2000 रुपए 50 पैसे थी। वहीं अन्य प्रमुख महानगरों की बात करें तो कोलकाता में 2177 रुपए, मुंबई में 2051 रुपए, चेन्नई में 2234 रुपए थी। कमर्शियल सिलेंडर के महंगा होने से रेस्टोरेंट मालिकों पर बोझ बढ़ता है और वो इसका असर ग्राहकों पर डालते हैं, यानी रेस्टोरेंट का खाना पीना महंगा हो सकता है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रसोई गैस के लिए पुराने वाले रेट्स ही चुकाने होंगे। दिल्ली में बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 926 रुपए, मुंबई में 899 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 915 रुपए 50 पैसे है। अब भले ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव ना किया गया हो, लेकिन बावजूद इसके अब भी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जुमलों के भाव गिर गए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल ने सरकार की घेराबंदी की हो। बावजूद इसके सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगी राहत। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।